वेलकम टू आज का सेशन स्किन केयर विद आयुर्वेद। मैं वैद्य विभूति साळवी आज के सेशन में आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। थोड़ी डिफिकल्टी आ रही थी कुछ लोगों को सेशन ज्वाइन करने में, इसके लिए हम लोग रुके हुए थे। और जिन लोगों को फिर भी नहीं जम रहा है उनके लिए ये सेशन यूट्यूब पे वापस डाला जाएगा। यू कैन मेक अ नोट ऑफ दैट। आज का सेशन शुरू करते हैं, स्किन केयर विद आयुर्वेद। सेशन शुरू करने से पहले बताना चाहूंगी कि कृपया आप सभी आपके जो माइक है उन्हें म्यूट रखिए ताकि किसी को भी सुनने में कोई दिक्कत ना हो। कुछ भी प्रॉब्लम रहे या आपको कोई सवाल रहे तो आपका जो चैट बॉक्स है उसमें आप ये क्वेश्चंस डाल सकते हैं। बी प्रिपेयर विद योर क्वेश्चंस बिकॉज आई नो इट इज स्किन केयर, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं और उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग जरूर आंसर करेंगे इस सेशन के एंड में। ये सेशन शुरू करते हैं भगवान धन्वंतरी के स्तवन से। रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसुतान् शेषान् औत्स्युक्य मोहारतिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। I hope I am visible to everybody and I am audible to everybody. Skin care with Ayurved. Why skin care? मतलब अभी इम्यूनिटी के बारे में बात हुई, आंखों के बारे में बात हुई, हेयर के बारे में हुआ और अभी ये स्किन। Why so much importance is given to skin? अभी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, सभी को पता है कि हम लोग हमारे वर्क फ्रॉम होम में हमारे सारे कामों में बहुत ज्यादा बिजी है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा स्ट्रेस है कि ये अभी कैसे होने वाला है, कब खत्म होगा ये सारा सेशन, कब ये कोरोना हटेगा, कब ये लॉकडाउन हटेगा। बट इन सारी चीजों का जो इफेक्ट है ना, बाकी कुछ चीजों पे दिखे ना दिखे, हमारे फेस पे, हमारे चेहरे पे जरूर दिख रहा है। जो लोग इस कोरोना के दौरान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, उनके चेहरे पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जैसे कि पिंपल्स है, डार्क सर्कल्स है, वो दिखाई देना शुरू हो गया। इनफैक्ट हम लोगों को अभी क्वेश्चंस भी आना शुरू हो गया है कि अभी हमारे स्किन पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्या करें। तो इसके लिए सोचा चलो अभी स्किन केयर के बारे में ही बात करते हैं। स्किन केयर के बारे में जब बात की जाती है तो हमेशा क्वेश्चन रहता है कि स्किन केयर मतलब क्या? चेहरे के अलग अलग जो मॉइस्चराइजर रहते हैं उनका इस्तेमाल करना, या फिर चेहरे पर बहुत सारे फेशियल और फीमेल्स के लिए जो रहता है उसका इस्तेमाल करना। बट स्किन केयर मतलब सिर्फ इतना ही नहीं रहता। आपका जो चेहरा है, आपका जो फेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपका जो इनर सोल है उसको रिप्रेजेंट करता है आपका चेहरा। आपकी हेल्थ, आपका जो माइंड का स्टेटस है, आपके जो इमोशंस है, इन सभी को आपका चेहरा दर्शाता है। चेहरे को क्या बोलते हैं ना, मन का दर्पण कहा गया है, वो इसीलिए कहा है। जब आप खुश रहते हैं तो आपका चेहरा नेचुरली बहुत अच्छा ग्लो करता है, और जब आपका मन दुखी रहता है तो आपके चेहरे पे, एक सेकेंड, जब आप दुखी रहते हैं तो आपके चेहरे पे एक हल्की सी खामोशी या आपके चेहरे पे एक हल्की सी उदासी दिखाई देती है, जो सभी लोगों को समझ में आता है। तो इतना ये चेहरा आपका पारदर्शक रहता है आपके अंदर के बदलाव का। साथ ही साथ जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, किसी बहुत मुश्किल इम्तिहान के लिए जाते हैं, और उस समय आपका चेहरा जो रहता है वो आपको दर्शाता है, अरे ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। इंटरव्यू में स्पेशली यू ट्राई टू लुक प्रेजेंटेबल। ये जो प्रेजेंटेबल रहना है वो आपके चेहरे पे रहता है। अगर आप आपके चेहरे की पहले से ही अच्छी केयर लेते हैं तो आगे जाके ये चेहरा आपको आपके लाइफ लॉन्ग अच्छा सपोर्ट करेगा। आज के हम वेबिनार में इस चेहरे की कैसे केयर लेनी है उसके बारे में बात करेंगे। चेहरे की केयर इट डजंट मीन कि सिर्फ मॉइस्चराइजर अप्लाई करो या फेशियल करो। इसमें भी एक और चीज रहती है कि हाउ मच आई शुड अप्लाई, कौन सा मैं सोप यूज करूँ, कौन सा मैं फेशियल करूँ, कौन सा मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करूँ। ये जो सारी चीजें रहती है, ये वन फॉर ऑल फॉर्मूला नहीं रहता। हर इंसान की स्किन अलग है, वैसे ही हर इंसान की जरूरतें अलग रहती है, और उस हिसाब से आपको आपकी स्किन के नीड्स को फॉलो करना है। तो ये जो स्किन के नीड्स है, स्किन के टाइप्स है, एज पर आयुर्वेदा स्किन क्या कहती है, ये सब हम लोग इस सेशन में जानेंगे। इसी के साथ आयुर्वेद में जो स्किन का एक बहुत ही अच्छा रेजिम बताया गया है वो एट द एंड ऑफ सेशन में आपको जरूर बताऊंगी। सो टिल दैट टाइम हम लोग हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द स्किन? स्किन मतलब सिर्फ जो चेहरे पे दिखाई देती है वही स्किन नहीं है। तो चेहरे से लेके आपके हाथ पैर, आपके एड़ियों तक की जो स्किन है, ये सारी इसके अंतर्गत आती है। ये जो स्किन रहती है, इसके एपिडर्मिस डर्मिस ऐसे दो
टाइप्स रहते हैं या इसके 2 लेयर्स रहते हैं। आयुर्वेद में इसके 7 लेयर्स बताए गए हैं। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, मतलब हमारे पूरे शरीर को कवर करती है स्किन। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ मच इम्पोर्टेंट दिस स्किन इज। ओके, आप आपके माइक जो है प्लीज साइलेंट रखिए। ओके, तो स्किन के बारे में आयुर्वेद का क्या, काइंडली म्यूट योर माइक। ओके, आपके जो स्किन है उसमें क्या टाइप्स रहते हैं या उसका क्या क्या बोलते हैं जिसको नेसेसिटी रहती है, तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि योर स्किन इज नॉट सेम। ओके, जैसे माँ की स्किन, उसके मम्मी की स्किन और उसके बच्चे की स्किन इज नॉट गोइंग टू रिमेन सेम। जनरेशन वाइज योर स्किन डिमांड्स आर डिफरेंट। बच्चों की स्किन जो बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट रहती है, वैसे ही बड़ों की स्किन बहुत ज्यादा रिंकल्ड या ड्राई रहती है। तो एक ही क्रीम सबको कैसे सूट करेगी? जनरली हमारे घर में कैसे रहता है, एक वैसलीन का डब्बा लाया जाता है ठंडी के सीजन में, सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बट ऐसे नहीं होता। आपके स्किन टाइप के, आपके स्किन के एज के हिसाब से योर स्किन डिमांड्स आर गोइंग टू चेंज। ऑल्सो जैसे मेल्स है और फीमेल्स है, तो उनके भी स्किन नेट्स अलग अलग रहते हैं। मेल की स्किन काफी सख्त रहती है, उनके जो स्किन के ऑयल ग्लैंड्स रहते हैं, जैसे सिबेशियस ग्लैंड कहा जाता है, वो ज्यादा बड़े रहते हैं। तो उसकी वजह से मेल की जो स्किन रहती है वो थोड़ी ज्यादा ऑयली रहती है। ऑल्सो मेल का जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, तो इसकी क्वांटिटी ज्यादा रहती है, उसकी वजह से भी मेल्स आर मोर प्रोन टू पिंपल्स। ओके, साथ ही साथ मेल का जो रेजिम रहता है कि हमेशा दाढ़ी करना, ओके, रेजर यूज करते हैं। रेजर यूज करते समय स्किन की जो बाहर की त्वचा रहती है वो बहुत जल्दी एक्सफोलिएट हो जाती है, बाहर की स्किन निकल जाती है रेजर करते समय, तो उसकी वजह से उनकी स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ दैट मेल एंड फीमेल इन दोनों के स्किन नीड्स में फर्क दिखाई देता है। तो हमें स्किन रेजिम या स्किन की जो केयर है उसको मद्देनजर रखते हुए इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना है। आपकी एज क्या है, आपका जेंडर कौन सा है, मेल है या फीमेल है। इसी के साथ हमें नॉर्मली क्या पता रहता है कि स्किन मतलब क्या, बाहरी कवर, बट आयुर्वेद में इससे भी ज्यादा डीप बताया गया है। स्किन की जो उत्पत्ति है, यानी स्किन कब पैदा होती है, हमारे साथ पैदा होती है, ये कॉमन आंसर हुआ, बट आयुर्वेद में इसे कहा कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो छठे मास में स्किन की उत्पत्ति होती है। इसीलिए माँ का जो खाया पिया रहता है, मतलब माँ ने जो खाया है गर्भारपण में या प्रेगनेंसी में, वो बच्चे के स्किन पे दिखाई देता है। अगर मम्मी पूरे प्रेगनेंसी में चाट खा रही है, पानी पूरी खा रही है, मस्त एकदम दही वड़ा वगैरह खा रही है, तो जो बच्चा होने वाला है उसको एलर्जिक रैशेस या हाइपर सेंसिटिविटी होना ही होना है। इसका रीजन ये रहता है, हमारी जो स्किन है इट्स अ बैरियर, बेसिकली बैरियर यानी किसी चीज को अंदर आने न देना और अंदर की चीज को बाहर न जाने देना, गार्ड। ओके, तो आपकी स्किन आपका गार्डिंग है, आपके शरीर से मॉइस्चर चला ना जाए और आपके शरीर में बाहर के हार्मफुल केमिकल्स अंदर ना आए, ये काम आपकी स्किन करती है। तो ये जो बैरियर रहता है उसका पीएच लेवल अल्कलाइन रहता है। अल्कलाइन मतलब 7.4 उसका पीएच रहता है। हमारा जो खट्टा खाना रहता है वो एसिडिक रहता है, तो जब खाना खट्टा रहता है तो उसका परिणाम हमारे स्किन पे दिखाई देता है। तो अगर माँ खाने में, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ खाने में खट्टी चीजें रख रही है तो उसके ब्लड से ये खट्टापन बेबी के ब्लड में आता है, और बिकॉज ऑफ दैट बेबी के स्किन के ऊपर रैशेस आना या बेबी की स्किन हाइपर सेंसिटिव होना इतना दिखाई देता है। सो यू कैन इमेजिन कितना डीपली विचार किया गया है आयुर्वेद में स्किन के बारे में। तो स्किन इज नॉट जस्ट एप्लीकेशन ऑफ लोशंस एंड मॉइस्चराइजर, स्किन इज व्हाट यू ईट। आप जो खाना खा रहे हैं उसी तरह से आपकी स्किन बन रही है। आयुर्वेद में एक और अच्छा श्लोक है जिसको बोला गया है कि क्षीर संतानवत, दूध को हम लोग गर्म करते हैं ना तो ऊपर जैसे मलाई आती है, क्रीम जिसको बोलते हैं, तो उसी तरह हमारे शरीर में जब डाइजेशन होता है तो उस समय हमारे शरीर के ऊपर स्किन तैयार होती है। तो हमारा अगर खाना अच्छा नहीं तो हमारी स्किन की उत्पत्ति भी अच्छी नहीं होगी। ये जैसे गर्भारपण में बताया गया, उसी तरह आगे जाके बच्चे चाट खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, लेस खा रहे हैं, फिर बाद में चाइनीज खा रहे हैं, बड़े लोग भी चाइनीज खा रहे हैं, वड़ा पाव खा रहे हैं, तला हुआ खाना, खट्टा खाना जिसमें फर्मेंटेशन है, ऐसे इडली डोसा जैसी चीजें,
तो ये सारा जो खाना है आपका, वो आपके शरीर का एसिडिक लेवल बढ़ा रहा है। ये बढ़ा हुआ एसिडिक लेवल आपके स्किन के ऊपर जाके प्रॉब्लम्स दिखाता है। तो अगर आपको आपका खाना अच्छा रखेंगे तो ही आपकी स्किन पर ग्लो दिखेगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग दूध, फल वगैरह ऐसी चीजें खाते हैं, जैसे कि ऋषि मुनि है या सात्विक खाना खाने वाले लोग जिनको बताया गया है, तो इनकी स्किन काफी सॉफ्ट और डेलिकेट रहती है। एंड वेयर एज नॉनवेज, सिर्फ नॉनवेज के बारे में नहीं, बट ओवरऑल स्पाइसी खाना खाने वाले जो लोग रहते हैं, उनकी स्किन पे थोड़ा सा ब्लेमिशेस रहते हैं, पिंपल्स ज्यादा रहते हैं। इसलिए खाने के ऊपर ध्यान देना है। इसी के साथ और रीजंस रहते हैं स्किन प्रॉब्लम्स के। उसमें एक रीजन है स्मोकिंग करना। जेंट्स में स्पेशली स्मोकिंग करने वाले लोगों की स्किन बहुत जल्दी काली हो जाती है। इट्स नॉट ओनली योर लिप का स्किन, बट ओवरऑल फेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है। रात को देर तक जागना, सुबह लेट उठना, ये जो चीजें रहती है वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव नहीं करती। आपका डाइजेशन खराब हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन बहुत लोगों को होता है। ये जो कॉन्स्टिपेशन रहता है, इट इज वेरी डायरेक्टली रिलेटेड टू योर स्किन। स्किन को आयुर्वेद में मलायतन ऐसा कहा गया है। मलायतन यानी मल को निकालने वाली जगह। मल यानी शरीर से जो अनवांटेड चीजें हैं उसे बाहर निकालना। तो ये जो अनवांटेड चीजें हैं वो जनरली कैसे बाहर निकलती है? तो एक्सक्रीटा यानी फीकल मटेरियल एंड सेकंड यूरिन। ये चीजें तो हमें पता है, लेकिन जब ये बाहर नहीं निकलता तब हमारे स्किन के थ्रू ये बाहर निकलता है। एज वी ऑल नो कि स्किन से स्वेट तो निकलता ही है, लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है, उनके चेहरे पे पिंपल्स आना, पूरे स्किन पर छोटे छोटे से दाने आना, ये बहुत कॉमन है। तो ये चीजें ये दर्शाती है कि अगर आपका एक्सक्रीशन भी अच्छा नहीं, डाइजेशन अच्छा नहीं, तो आपकी स्किन पर उसके जरूर परिणाम दिखाई देंगे। इसके लिए आपका डाइजेशन, आपकी नींद, आपका जो खाना पीना है वो अच्छा रखना जरूरी है। बाहरी जो पोल्यूशन है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है, उसका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता ही है। जैसे आप कोस्टल एरिया में रहते हैं, मुंबई जैसी जगह पर रह रहे हैं, तो वहां पर की हवा जो है वो काफी ह्यूमिड रहती है। तो यहाँ पर स्किन में फंगल इन्फेक्शन काफी दिखाई देते हैं। एज यू गो फार फ्रॉम कोस्टल रीजन, जैसे कि नागपुर वगैरह जगह पर, तो वहां पर स्किन बहुत ड्राई होती है, क्योंकि वहां पर का एनवायरमेंट ड्राई है। बहुत ज्यादा जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहां पर के लोगों को बिकॉज ऑफ दैट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन स्किन के प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो इन व्हाट एनवायरमेंट यू लिव, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट योर स्किन। And as it is going to affect your skin, but obviously your skin ka needs are also going to change. Then comes your stress. But this stress is what, it is not directly related to your skin problems. जो skin problems रहते हैं उनको aggravate करने का काम stress करता है। तो if you have some acne and you are always thinking, अरे मुझे acne हो गए, अरे मुझे अभी pimples आ गए, अब मैं कैसे जाऊं? बी श्योर आपके एक्ने और बढ़ने वाले हैं। आपके पिंपल्स जो है वो और बढ़ेंगे। इसके लिए स्ट्रेस से आपके स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ने वाले हैं। तो अवॉइड स्ट्रेस। Another problem and very common and very important problem is use of many skin care products. स्किन केयर प्रोडक्ट्स में कैसे रहता है ना, अच्छा वो हीरोइन ने इसकी ऐड की है तो ये अच्छा है, मेरी फ्रेंड ने यूज किया था, आई शुड यूज। अरे नहीं बाबा, आपके फ्रेंड की, उस हीरोइन की स्किन अलग है। उसकी जो स्किन की नीड है वो आपको कैसे सूट करेगी? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रहता है कि किसी ने बताया, मैंने यूज किया। नो, आपको आपके स्किन के हिसाब से ही प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। ओवर हैंडलिंग ऑफ स्किन, स्किन के पिंपल्स को पॉप करना या बार बार स्किन पर फेशियल करना, ये जो चीजें रहती है उससे भी आपकी स्किन पे डैमेज हो सकता है। तो ये सारे हो गए स्किन के प्रॉब्लम्स। इसके बाद स्किन के टाइप्स सभी लोगों को पता है। ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन। ऑयली स्किन जिसमें थोड़ा शाइनी अपीयरेंस रहता है, उसमें पिंपल्स होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, स्किन पे पोर्स दिखाई देते हैं, विजिबल रहते हैं। ड्राई स्किन बहुत डल रहती है और उसमें क्रैक्स होने के चांसेस रहते हैं। आप नहा के जब बाहर आते हैं, व्हेन यू अप्लाई नेल ऑन दैट स्किन, तो ऐसे व्हाइट लाइन दिखाई देती है, दैट इज अ ड्राई स्किन। नॉर्मल स्किन, वेरी रेडियंट अपीयरेंस, उसमें कुछ कालापन, झाइयां नहीं रहती, बहुत ही उसको बोलते हैं ना अच्छी स्किन, वो नॉर्मल स्किन रहती है। नॉर्मल स्किन अगर अच्छी केयर नहीं ली गई तो इधर कैन टर्न इनटू ऑयली स्किन और ड्राई स्किन। तो दिस इज व्हाट यू ऑलवेज नो कि हाँ ऑयली स्किन है मेरी, नॉर्मल स्किन है या ड्राई स्किन है, एंड एज पर दैट यू गो ऑन बाइंग योर प्रोडक्ट्स। बट इसमें आयुर्वेद का एक और कहना है। आयुर्वेद में कंसेप्ट है प्रकृति। इट्स योर प्रकृति दैट मैटर्स। मतलब क्या रहता है
कि आपकी जो प्रकृति है, आपके बॉडी का जो कंपोजिशन है, उसके हिसाब से आपकी स्किन बनी है. इट्स नॉट योर कलर, इट्स नॉट योर कॉम्प्लेक्शन. आपके स्किन का टेक्सचर या आपकी स्किन का इलास्टिसिटी इज नॉट समथिंग दैट यू आर गोइंग टू चेक, बट इट्स योर प्रकृति जो इन सबको डिनोट करता है. आपकी वात प्रकृति है तो आप ऐसे ऐसे रहेंगे, पित्त प्रकृति है आप ऐसे ऐसे रहेंगे. इसका पूरा आयुर्वेद में बताया गया है, और उसी के हिसाब से अगर आप आपके स्किन का केयर लेते हैं तो आपकी स्किन बहुत देर तक अच्छी रहेगी. उसको आप प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, उसकी स्किन की केयर अच्छे से ली जा सकती है. तो हम लोग आज के इस सेशन में इस प्रकृति के हिसाब से ही स्किन के बारे में बात करेंगे. When it comes to वात प्रकृति, just a second. Sorry for the interruption. When we are talking about वात प्रकृति में जो इंसान रहते हैं वो ड्राई स्किन वाले रहते हैं. उनकी नॉर्मली ही स्किन ड्राई रहती है, स्किन पे बहुत जल्दी क्रैक्स हो जाते हैं. दैट स्किन इज कोल्ड सेंसिटिव, मतलब ठंडापन जो उनकी स्किन को सूट नहीं करता, ठंडेपन में उनकी स्किन बहुत जल्दी फट जाती है. आप लोगों ने देखा होगा कि ठंडे पानी में काम करने के बाद जो फिंगर के टिप्स रहते हैं वो फटे हुए दिखाई देते हैं. तो ये वात प्रकृति वाली स्किन है. ऐसी अगर आपकी स्किन है तो आपको स्किन केयर रूटीन कैसे रखना है, तो आपको स्किन को ऑयल लगाना है, वार्म ऑयल आपको मसाज करना है, अभ्यंग करना है. अभी आई नो कि डेली आप ऑयल तो नहीं लगा सकते, तो इन दैट केस यू कैन यूज बॉडी बटर्स और मॉइस्चराइजर्स. इसको डेली आप लगा सकते हैं. एंड जो वार्म ऑयल रहता है उसको आप हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर इस्तेमाल करें. एक्सफोलिएशन यानी स्क्रबिंग जो रहता है उसको जितना हो सके अवॉइड कीजिए. अगर बहुत जरूरी है तो यू कैन यूज delicate या gentle exfoliation. In that case, let me tell you one thing about soap. Soap के बारे में always there's a confusion. Which soap suits my body? या which soap मेरी skin को अच्छा रहेगा? So there are 2 types of soap. Okay, one is toilet soap, one is bathing soap. Toilet soap doesn't mean कि toilet के बाद use करना है. Toilet soap is a toiletry, मतलब जो cleaning purpose के लिए रहता है. तो हमारे स्किन से लेके हमारे बर्तन वगैरह सारे जो रहते हैं वो इस जिसको हम लोग बोलते हैं टॉयलेटरीज में आ जाते हैं. ओके, तो ये जो टॉयलेटरीज वाले सोप रहते हैं इसमें फैटी एसिड्स ज्यादा रहते हैं, बिकॉज इट्स अ फैटी एसिड थिंग. उसमें बहुत ज्यादा सर्फेक्टेंट रहता है, उसमें बहुत ज्यादा झाग आता है. झाग आता है तो बड़ा ऑब्वियस है क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, यू फील दैट क्लीनिंग वाला इम्पैक्ट. वेर एज जो बाथिंग सोप रहते हैं उसमें सर्फेक्टेंट कम रहते हैं, तो उसमें झाग कम आता है, बट वहां पर ग्लिसरीन या मॉइस्चराइजिंग मिल्क ज्यादा मात्रा में रहता है. तो जब ये मॉइस्चराइजिंग मिल्क या ग्लिसरीन ज्यादा मात्रा में रहता है तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होती. मतलब आप जब टॉयलेटरी सोप यूज करते हैं, जैसे आपके रेगुलर लक्स है, लाइफ बॉय है, लिरिल है, ये सारे टॉयलेट सोप्स है, ये इस्तेमाल करने के बाद स्किन अच्छे से क्लीन होती है, बट एट द सेम टाइम स्किन बहुत ड्राई हो जाती है. वेर जब आप बाथिंग सोप जैसे कि डव है या पैर्स है या जो हैंड क्राफ्टेड सोप्स रहते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, तो जो आपकी स्किन है वो ड्राई नहीं होती, स्किन का जो मॉइस्चर है वो रिटेन रहता है. ग्लिसरीन एज वी ऑल नो इट्स अ ह्यूमेक्टेंट, मतलब ये मॉइस्चर को खींच के रखता है. एज आई सेड स्किन इज अ बैरियर ना, तो स्किन से मॉइस्चर को बाहर नहीं जाने देता. सो यू कैन फील द डिफरेंस कि जब आप डोव है या पैर्स है या कोई भी हैंडक्राफ्टेड सोप है, जैसे हमारे अमोद के सोप्स भी है, अब इनको इस्तेमाल करते हैं तो स्किन जो बाद में ड्राई होती है वो नहीं दिखाई देती. तो दैट इज वाई वात प्रकृति वाले अगर आप इंसान हैं तो ट्राई टू यूज हैंडक्राफ्टेड या जो नेचुरल सोप्स रहते हैं, ग्लिसरीन सोप, उनका इस्तेमाल कीजिए. व्हेन इट कम्स टू डाइट, वात प्रकृति अगर आपकी स्किन है तो आपके डाइट में भी घी और ऑयल का इस्तेमाल होना जरूरी है. When it comes to घी और ऑयल का इस्तेमाल, it doesn't mean oily stuff, okay? मतलब ऑयल में तला हुआ खाना नहीं खाना है. तो आपका जो खाना है, आपकी रोटी है, आपकी दाल है, उसके ऊपर आप घी इस्तेमाल कीजिए, उस खाने में थोड़ा सा तेल डालिए, कच्चा तेल. तो ये आपके स्किन को अच्छा नरिशमेंट देगा, अच्छा मॉइस्चराइजर देगा थ्रू आपके डाइट.
देन जो ऑयल कंटेन वाले, नेचुरल ऑयल कंटेन वाले नट्स रहते हैं, जैसे आपके ग्राउंड नट है या आपका बादाम है, इसका आप खाने में इस्तेमाल कीजिए। सीड्स रहते हैं, तिल का तेल वगैरह, तो तिल जो रहते हैं वो आप खा सकते हैं। स्वीट, सॉल्ट एंड सार टेस्ट आर बेस्ट फॉर वात प्रकृति। सार टेस्ट बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी मात्रा में आप खट्टापन ले सकते हैं। ये खट्टापन जो रहता है कोकम का अगर इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर। इसके बाद I guess I was not audible at that time. Just a second, just a second. Then go back. Vaat Prakriti was not audible? No. Okay, okay. I'll repeat that again. Okay. So let me start again. There was some technical issue. मेरा ही mic mute हो गया था. Okay. So when it comes to Vaat Prakriti की जो skin रहती है, it's a dry skin. Okay. जो वात प्रकृति वाले लोग रहते हैं वो पतले से, दुबले से और थोड़े से हाइट ऐसे रहते हैं। थोड़ा सा उनका कलर भी जो रहता है वो नॉट सो अट्रैक्टिव इस टाइप का रहता है। उनकी स्किन की अगर केयर नहीं ली गई तो इनकी स्किन बहुत जल्दी क्रैक हो जाती है। एंड दैट स्किन इज वेरी कोल्ड सेंसिटिव। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब ठंडे पानी में हाथ डाला जाता है तो हाथों पर कोल्ड सेंसेशन की वजह से जो लाइन बोलते हैं ना वैसे दिखाई देते, क्रैक्स दिखाई देते। तो दैट इज अ वात प्रकृति का स्किन। एंड फॉर वात प्रकृति, यस, All these were audible till the ghee and oil nut. You were talking after it was audible. okay, okay. Yeah, Okay, so you can there. Yeah. Okay, so I'll talk about a difference between toilet soap and handmade soap. Okay. Okay. I was talking about the difference between toilet soap and handcrafted or body soaps, bath soaps. There's a difference between toilet soaps and bath soaps. Toilet soaps are meant for toiletries, that is for cleaning purpose. So it has higher concentration of fatty acids. तो ये जो फैटी एसिड्स है, सर्फेक्टेंट्स रहते हैं तो बहुत ज्यादा झाग आता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के बाद स्किन ड्राई हो जाती है। वेरा जो बादिंग सोप्स रहते हैं इसमें फैटी एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है। सो बिकॉज ऑफ दैट आपकी स्किन जो रहती है वो ड्राई नहीं होती। इसमें जनरली ग्लिसरीन या मॉइस्चराइजिंग मिल्क इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके लक्स या लाइफ बॉय वगैरह साबन है ये सारे टॉयलेट सोप्स में आ जाते हैं। एंड आपका पेयर्स है या डव है या इवन आमोद के जो सोप्स है, हैंड क्राफ्टेड सोप है, ये सारे आपके बॉडी सोप आ जाते हैं या बाथिंग सोप आ जाते हैं। तो बाथिंग सोप में जो ग्लिसरीन रहता है इट्स अ नेचुरल ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट यानी मॉइस्चर को रिटेन करता है। तो अगर आपका मॉइस्चर रिटेन रहता है तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होती। एज आई स्टेड कि स्किन इज अ बैरियर, तो ये बैरियर जो रहता है वो आपका प्रोटेक्ट रहता है, स्किन से मॉइस्चर को जाने नहीं देता। तो वात प्रकृति वाले लोग ग्लिसरीन सोप या जो बाथिंग सोप है उसका इस्तेमाल कीजिए, टॉयलेट सोप इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति वाले लोग यानी टिपिकल दैट गोरे चिट्टे लोग, एकदम मस्त छान, जिसको डेलिकेट स्किन बोलते हैं, नाजुक स्किन जो इनकी रहती है, ऐसे पित्त प्रकृति के लोग रहते हैं। इनके चेहरे पे तिल या जो वॉट्स रहते हैं वो ज्यादा मात्रा में रहते हैं। इनकी स्किन का अगर केयर नहीं लिया गया तो ये स्किन बहुत जल्दी सेंसिटिविटी दिखाना शुरू करती है। मतलब स्किन पे रैशेस आना, स्किन पे पिंपल्स अगर आते हैं तो वो पस वाले पिंपल्स जनरली रहते हैं। तो पित्त प्रकृति की अगर केयर करनी है तो हमें कूलिंग हर्ब से जेंटल केयर लेना जरूरी रहता है। एज आई सेड, पित्त प्रकृति की स्किन डेलिकेट है तो उनकी केयर भी बहुत जेंटल होनी चाहिए। तो इसमें आप जो फेस मास्क यूज करते हैं तो वो चंदन या खस, जिसको शीर बोलते हैं, उसका फेस मास्क यूज कीजिए।
टोनर यूज करना है तो रोज वाटर या मिल्क आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद इनको भी जो सोप यूज करने हैं वो मॉइस्चराइजिंग मिल्क वाले, गोट मिल्क जैसे सोप है। पित्त प्रकृति वाले लोगों को स्किन पे ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने, क्योंकि उनकी स्किन कभी भी किसी रिएक्शन को दिखा सकती है। तो इट्स बेटर कि आप नो या मिनिमल मेकअप वाला ट्रेंड जरूर इस्तेमाल कीजिए। पित्त प्रकृति की डाइट में स्पाइसी फर्मेंटेड फूड जरूर अवॉइड करना है, क्योंकि इन लोगों को डाइजेशन में एसिडिटी होने के चांसेस काफी रहते हैं। तो स्पाइसी फर्मेंटेड फूड से आपके स्किन के ऊपर उसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी आता है। यू कैन हैव लाइट फूड, थोड़ा सा स्वीट या कसेला जिसको बोलते हैं उसका आप खाने में इस्तेमाल कीजिए। घी का इस्तेमाल कीजिए, मनुका जो रहते हैं रेजिन्स, काली मनुका, उसका आप खाने में जरूर प्रयोग कीजिए। आपका पित्त कंट्रोल में रहेगा और आपकी स्किन पे अच्छा ग्लो भी रहेगा। पित्त प्रकृति को थोड़ा सा जेंटल केयर ज्यादा जरूरी रहता है। देन कम्स योर कफ प्रकृति। कफ प्रकृति बेसिकली बहुत ही नॉर्मल स्किन रहती है, बहुत रेडिएंट रहती है, स्लाइटली ऑयली रहती है, इसकी इलास्टिसिटी काफी अच्छी रहती है, स्किन की सेंसिटिविटी भी काफी कम रहती है, कलर भी बहुत दो ब्लैक या व्हाइट, लेकिन वो रेडिएंट रहता है, मतलब उस पर एक ग्लो रहता है। वात प्रकृति की स्किन पे एक ग्लो नहीं रहता, कफ प्रकृति पे चेहरे पे ग्लो रहता है। लेकिन अगर कफ प्रकृति की स्किन की केयर नहीं ली गई तो ये बहुत जल्दी ऑयली हो जाती है। तो दैट इज वाई स्किन केयर में इनको एक्सफोलिएशन या स्क्रबिंग बहुत जरूरी रहता है। एक्सफोलिएशन डीपली करना चाहिए, चारकोल सोप इसके लिए बेस्ट रहता है। और मॉइस्चराइजर से ज्यादा आप इसको जेल लगाइए, एलोवेरा जेल है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर से स्किन जो है वो ज्यादा उस पर परतें जमा हो जाती है, यू गेट लेयर्स ऑन योर फेस, तो बिकॉज ऑफ दैट पिंपल्स होने के चांसेस रहते हैं। सो दैट्स व्हाई कफ प्रकृति शुड यूज लेसर मॉइस्चराइजर्स, या फिर जिसमें मॉइस्चराइजिंग कंटेंट कम है, या तो यू कैन यूज जेल। डाइट में अगेन ऑयली फूड और स्वीट फूड इन्हें नहीं खाना है। जैसे पित्त प्रकृति के लिए स्वीट चलेगा, बट कफ प्रकृति नो स्वीट। यू कैन हैव वार्म एंड ड्राई फूड्स। ड्राई फूड्स मतलब जिसमें हम लोग बोलते हैं ना थाली पीठ वगैरह जैसी चीजें, कि जिसमें बहुत ज्यादा रस्सा नहीं है, बहुत ज्यादा ऑयल नहीं है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज फॉर कफ प्रकृति। After that, let me take some points about what common skin problems are. First of all, acne. एक्ने को आयुर्वेद में युवान पिटिका कहा गया है। युवान यानी कि यंग एज, या फिर जिसको हम लोग एडोलेसेंट बोलते हैं। तो एक्ने इज रिलेटेड टू प्यूबर्टी। जैसे ही वयात आली मुलगी किंवा जवान हो गया ऐसे बोलते हैं, तो जवानी के फुफो से या मुहासे चेहरे पे आते हैं। तो ये जो एक्ने रहते हैं रिलेटेड टू हॉर्मोन्स, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पिंपल्स जनरली आते हैं। बट आफ्टर दैट अगर आप मेकअप यूज कर रहे हैं जो सेंसिटिव है उनकी स्किन पर, या फिर बहुत ज्यादा मेकअप चेहरे पे लगा रहता है, चेहरे पर बहुत सारे कॉस्मेटिक्स का यूज करना, पिंपल्स को पॉप करना, या खाने में ऑयली चीजें, फर्मेंटेड चीजें रहना, इसकी वजह से पिंपल्स बढ़ने लगते हैं। पिंपल्स में समटाइम्स पस्ट्यूल्स हो जाते हैं। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो आपके एक्ने बढ़ सकते हैं, वर्स्ट हो सकते हैं। बाद में पिंपल्स जाने के बाद उसके दाग रह जाते हैं, यू गेट दैट मार्क्स ऑफ पिंपल्स। ओके, जनरली पिंपल्स आना और बाद में नेचुरली चले जाना, इट्स अ नेचुरल फिनोमिना एज पर योर प्यूबर्टी। बट समटाइम्स बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, बिकॉज ऑफ योर डाइट, ये पिंपल्स रह जाते हैं। इवन मेल्स में भी, एज आई सेड, मेल्स की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली रहती है, तो उनके खाने में भी अगर ऑयली स्टफ ज्यादा है, या स्पेशली जो लोग हार्मोन्स लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स, कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन्स लेते हैं, तो उनके चेहरे पर भी पिंपल्स की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसके लिए पिंपल्स को अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो डोंट जस्ट वेट फॉर होम रेमेडीज, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज समटाइम्स दैट पिंपल्स इफ एक्सेस में है या कुछ प्रॉब्लमेटिक है, तो वहां पर कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन हो सकती है। तो अगर नॉर्मली एक्ने है तो व्हाट यू शुड डू, वॉश योर फेस 2 times a day, एज आई सेड, गो फॉर जेंटल केयर, जो भी बाथिंग सोप है उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आप मेकअप करना चाहते हैं तो ऑयल फ्री मेकअप यूज कीजिए ताकि स्किन के पोर्स बंद ना हो। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना है, चेहरे पर हाइड्रेशन होना जरूरी रहता है, तो पानी योग्य मात्रा में पीना है। अभी जब हम लोग हाइड्रेशन कहते हैं तो दैट मीन्स कि पानी, ओके, या फिर इवन फलों के जूस भी रह सकते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, टी जिनको बोलते हैं, या कॉफी ज्यादा पीने वाले लोग रहते हैं, उनको भी पिंपल्स हो सकते हैं। तो इसके लिए पानी ही हाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल करना है। सेकेंड थिंग, आपका डाइजेशन इंपॉर्टेंट है। रोज के रोज पेट साफ होना ये बहुत जरूरी है। अगर पेट साफ नहीं हो रहा है, आपका डाइजेशन खराब है,
तो बट ऑब्वियसली आपके स्किन पर पिंपल्स जो है वो बढ़ सकते हैं, तो छोटे छोटे दाने आ जाते हैं चेहरे पर। ओके, तो इन सबको अगर आपको टेकन केयर लेना है तो यू शुड मेंटेन योर डाइजेशन। व्हेन इट कम्स टू पुराने पिंपल्स के मार्क, जो छोटे छोटे दाग रह जाते हैं, तो उसके लिए जायफल जो रहता है ना, नटमेग, तो उसका आप पेस्ट बनाइए और उसको चेहरे पे अप्लाई कीजिए जहां जहां पर पिंपल्स के दाग है, तो उससे पिंपल्स के दाग थोड़े से मिनिमाइज हो जाते हैं। बट एज आई सेड, अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर। डोंट जस्ट थिंक कि सिर्फ मुहा से ही तो है, बट ये मुहा से आपके चेहरे को कहीं बदसूरत ना बना दे। और जैसे जैसे बदसूरती या फिर पिंपल्स बढ़ते जाते हैं तो उस इंसान का जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है। दे ट्राई टू अवॉइड आई कॉन्टेक्ट विद पीपल, अंदर एक थोड़ा सा डिप्रेशन या बैड फीलिंग आना शुरू हो जाता है। तो दैट्स वाई ये जो स्किन प्रॉब्लम्स रहते हैं इनको इतना लाइटली कभी नहीं लेना। ओके, नेक्स्ट इज योर मेलाज्मा, या जिसको हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। मतलब चेहरे पर बारीक झाइयां रहती है, कालापन रहता है, स्पेशली अंडर आई रहता है या चिक्स के ऊपर, फोरहेड के ऊपर रहता है। ये जो मेलाज्मा रहता है, क्लोएज्मा जिसको बोला जाता है, मोस्टली एज रिलेटेड रहता है। जैसे एक्ने इज रिलेटेड टू यंग एज, मेलाज्मा इज आफ्टर 40 प्लस का फिनोमिना। फीमेल्स में जनरली प्रेगनेंसी रिलेटेड रहता है, एज प्रेगनेंसी गोज ऑन, मतलब प्रेगनेंसी डिलीवरी होने के बाद ये कम हो जाता है, कुछ फीमेल्स में ये ज्यादा भी दिखाई देता है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा धूप में लोग लाते हैं, उन लोगों को भी मेलाज्मा हो सकता है। मेलाज्मा को कम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात आयुर्वेद के हिसाब से कि ये वात और पित्त से होता है, तो आपको आपका वात और पित्त बैलेंस रखना है। आप चेहरे पे मेडिकेटेड ऑयल इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चंदन बलाल अक्षादी है या कुमकुम आदि तेल है। इसका इस्तेमाल अगर हम लोग मेलाज्मा पर करते हैं तो मेलाज्मा बहुत अच्छा से कम होता है। नेचुरल सोप और स्पेशली उद्वर्तन, उद्वर्तन इज अ बॉडी स्क्रब, बॉडी स्क्रब का जब इस्तेमाल किया जाता है तो मेलाज्मा कंट्रोल में आता है। रक्त चंदन, रक्त चंदन इज अ टाइप ऑफ चंदन, रेड सैंडलवुड जिसको बोला जाता है, उसका मेलाज्मा में बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है। ये रक्त चंदन आप लोकली वहां पर लगा सकते हैं पेस्ट बना के, उसको आप ओरली भी ले सकते हैं और लोकली भी, मतलब इसका काढ़ा अगर डिकॉक्शन बना के पीते हैं तो उससे जो हमारा ब्लड है वो ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, एंड बिकॉज योर ब्लड इज प्यूरिफाइड तो स्किन के ऊपर ग्लो आ जाता है, मेलाज्मा जैसे जो स्किन पिगमेंटेशन है वो कम हो जाते हैं। इसके लिए जो सोप रहते हैं वो भी आप रक्त चंदन वाले सोप इस्तेमाल करेंगे तो मेलाज्मा बहुत अच्छे से कंट्रोल में आता है। मेलास्मा को ना होने देने के लिए एंटीऑक्सीडेंट या एंटी एजिंग जो फूड रहता है उसका खाने में इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि मोरावड़ा है या च्यवनप्राश है। दीज आर नोन टू डू एंटी एजिंग इफेक्ट, आपको बूढ़ा ही नहीं होने देते। एज आई सेड मेलास्मा इज रिलेटेड टू एज ना, तो आपकी एजिंग ही ना हो इसके लिए आप एंटीऑक्सीडेंट खाने में रखेंगे तो एजिंग स्किन की और आपके शरीर की नहीं होगी। देन कम्स एलर्जिक रैशेस। एलर्जिक रैशेस किसी भी उम्र में हो सकती है, छोटे बच्चों से लेके बड़े में, बूढ़ों में, किसी में भी। एंड एलर्जी के वक्त हमेशा ध्यान में रखना है, घर में 10 जन एक ही खाना खा रहे हैं, किसी एक इंसान को अगर एलर्जी हो रही है तो खाने का प्रॉब्लम नहीं रहता, आपके शरीर का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या रहता है, तो हमारे शरीर के अंदर कुछ एंटीबॉडीज तैयार होती है, मतलब शरीर में एक चीज आती है उसको रिपेल करने के लिए शरीर में एंटीबॉडी तैयार हो जाती है। तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कभी जल्दी हो जाता है तब जब हमारे शरीर में या हमारे ब्लड में एसिडिक लेवल्स बढ़ जाती है, स्पेशली एसिडिक लेवल के साथ प्री कुक्ड या फिर प्री पैक जिसको खाना बताया गया है, एडेड फ्लेवर्स, एडेड कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, फर्मेंटेड फूड है, सार फूड है, ये जब खाने में ज्यादा मात्रा में रहता है तो खाने का अपने ब्लड का जो पीएच लेवल रहता है, ब्लड की जो क्वालिटी रहती है वो चेंज हो जाती है। ये जो ब्लड खराब हो जाता है तो उसकी वजह से एलर्जिक रैशेस होना शुरू होता है। तो यू गेट दैट टिपिकल रैश ऑन फेस, ऑन बॉडी, एनीवेयर, एंड दैट इज रिलेटेड विद टिपिकल ईचिंग। और ईचिंग जितना करते जाते हैं एलर्जिक रैश उतनी ही बढ़ती जाती है। इसके लिए ऐसा खाना अवॉइड करना है, आपका डाइजेशन मेंटेन करना है। फॉर मोर विजिबल इफेक्ट्स यू कैन हैव बृहदरिद्रा खंड ओरली, लोकली गोट मिल्क जैसे जेंटल सोप रहते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल एलर्जिक रैशेस में नहीं करना है। एलर्जी की जो गोलियां रहती है उससे आप एलर्जी को सिर्फ सप्रेस करते हैं, एलर्जी का जो रूट है एज आई सेड ब्लड की इम्प्योरिटी वो नहीं जाती। तो बिकॉज ऑफ दैट एलर्जी गोज ऑन, हमेशा टैबलेट लेते हैं एलर्जी चली जाती है, बट वापस वो डोज बढ़ाना लगता है।
तो इसके लिए एलर्जिक रैशेस के लिए ऑलवेज मेंटेन योर डाइजेशन. फॉर मोर इफेक्ट्स यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर. ओके, नेक्स्ट इज फंगल इन्फेक्शन, वेरी कॉमन इन दिस रेनी सीजन. बारिश में भीगे नहीं, यहाँ पर वहां पर सब जगह पर कपड़े घर में सुखाए रहते हैं, अच्छे से सूखते नहीं, थोड़े से नरम कपड़े रहते हैं, गिले गिले. और ऐसे कपड़े जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन होना है. फंगल इन्फेक्शन जनरली बॉडी फोल्ड्स यानी कि नेक के नीचे या आर्म पिट्स में, ग्रोइन रीजन में, बिलो ब्रेस्ट, ऐसे रीजन्स में दिखाई देते हैं. एंड दैट फंगल इन्फेक्शन इज रिलेटेड विद टिपिकल इचिंग, जिसको मीठी खांसी बोलते हैं ना, प्लेजरेबल इचिंग. यू गो ऑन इचिंग, यू गो ऑन इचिंग टिल यू गेट ब्लीडिंग. इतना खुजली होता रहता है, वहां पर का स्किन ब्लैक हो जाता है, बट फिर भी ये फंगल इन्फेक्शन नहीं जाता. दिस फंगल इन्फेक्शन सिर्फ डॉक्टर्स और पेशेंट्स के लिए नहीं, सभी के लिए बहुत क्या बोल सकते हैं, तकलीफदायी रहता है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी स्प्रेड होता है. घर में एक को हुआ नहीं कि सबको होने के चांसेस रहते हैं. पेशेंट को इसके लिए क्योंकि उनको तकलीफ हो रही है, डॉक्टर को इसके लिए क्योंकि डॉक्टर कितने भी मेडिसिन दे, पेशेंट कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है, वापस फंगल इन्फेक्शन आ जाता है. इनफैक्ट फंगल इन्फेक्शन के लिए सबसे पहला पेशेंट क्या करता है, आपके लोकली केमिस्ट के पास जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो गया, मेडिसिन दीजिए. तो जो केमिस्ट रहता है वो कैंडिड दे देता है, झोल क्रीम देता है, क्लोट्रिमेजोल दे देता है. मतलब मुझे लगता है मुझसे ज्यादा तो आप लोगों को, जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन हुआ है, उन लोगों को ज्यादा ब्रांड नेम पता होंगे. इतना ये फंगल इन्फेक्शन के लिए क्रीम लोकली लेना या ओवर द काउंटर लेना कॉमन है. क्रीम लाई जाती है या फिर कैंडिड की पाउडर लाई जाती है, इस्तेमाल करते हैं, और फिर जितने दिन इस्तेमाल करते हैं उतने दिन आपका फंगल इन्फेक्शन क्योर हो जाता है, एंड यू फील यस मेरा फंगल इन्फेक्शन चला गया. बट जैसे ही आपने वो क्रीम या पाउडर का इस्तेमाल बंद किया, वापस फंगल इन्फेक्शन आ गया. तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये वापस क्यों आता है? वापस आने के बाद आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो, डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कुछ ओरली मेडिसिन दे देता है, यू टेक दैट मेडिसिन, कोर्स रहता है, डॉक्टर बताते हैं कि अरे 6 हफ्ते तक या 1.5 महीने तक आपको लेना है, वापस आके दिखाइए. बट नहीं, आप वापस वो कोर्स करते हैं, थोड़ा सा बीच में ठीक हो गया, कोर्स बंद कर देते, वापस इन्फेक्शन. व्हाई सो? तो आज मैंने पहले स्लाइड में जैसे बताया कि स्किन के लेयर्स है, तो जो फंगस रहता है उसका रूट इज डिप इन योर स्किन लेयर. ऊपर स्किन निकल जाती है तो फंगस निकल जाता है, लेकिन नीचे के जो लेयर है उसमें अभी भी वो फंगस का रूट रहता है. तो जैसे ही हमारा लोकल एप्लीकेशन खत्म हो जाता है तो वो नीचे का फंगस वापस ग्रो होने लगता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फंगल इन्फेक्शन वापस रिकरेंट होते रहते हैं. इन कंडीशंस लाइक डायबिटीज, ये हमारी स्किन की जो इम्यूनिटी रहती है वो खराब रहती है, कम रहती है. तो इसके लिए डायबिटीज वाले पेशेंट को बहुत जल्दी फंगल इन्फेक्शन वापस होते हैं. फैटी पेशेंट्स रहते हैं, थोड़े से ओबेस रहते हैं, तो उन लोगों को फंगल इन्फेक्शन बार बार होते रहते हैं. तो फंगल इन्फेक्शन की अगर ट्रीटमेंट करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमेशा ड्राई क्लॉथ्स पहने. अगर कपड़े बारिश के सीजन में नहीं सूख रहे तो यू कैन यूज धूपन. धूपन मतलब जो धूप रहता है ना घर में जिसको घुमाते हैं, तो वो आपके कपड़ों को भी दीजिए ताकि कपड़ों में कोई भी फंगस ना रहे. ओके, कपड़ों को अगर धूप का स्मेल आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट फंगस तो नहीं रहेगा. बाद में यूज कीजिए उद्वर्तन. बॉडी सोप से भी ज्यादा अच्छा काम रहता है उद्वर्तन का, यानी बॉडी स्क्रब जो रहते हैं, उससे स्किन ड्राई भी नहीं होती और जो फंगल लेयर है वो भी अच्छे से चला जाता है. सोप यूज ही करना है तो यू कैन गो फॉर नीम सोप, एलोवेरा नीम के सोप रहते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए. इनफैक्ट बाथिंग जो आपका पानी है तो उस पानी में भी कुछ नीम के पत्ते डाल के उससे नहाना, ये भी अच्छा रहता है. लोकली वहां पर नीम के जो पत्ते हैं उसका पेस्ट भी आप लगा सकते हैं, उससे इचिंग कम हो जाती है. आफ्टर दैट लिप्स. चेहरे पे सबसे अट्रैक्टिव एक तो आंखें और दूसरा आता है लिप्स. और लिप्स की हम बहुत ज्यादा केयर भी करते हैं, बार बार लिप बाम लगाते हुए लोगों को देखा भी होगा आपने. ये जो लिप्स रहते हैं ना, इनको बहुत अच्छा हाइड्रेशन मिलना जरूरी है, क्योंकि लिप्स की स्किन बहुत डेलिकेट रहती है. तो आपके फेस के स्किन से इसको ज्यादा नरिशमेंट या मॉइस्चराइजर मिलना जरूरी है. तो लिप्स को हमेशा आपको मॉइस्चराइजर लगाना है. अगर आप लिप बाम यूज करें तो यूज अनसेंटेड लिप बाम, क्योंकि सेंटेड लिप बाम में ड्राइंग ज्यादा रहता है. तो जब तक लगाया है तब तक आपको लिप्स मॉइस्चराइज लगेंगे, जैसे ही लिप बाम का इफेक्ट उड़ जाएगा तो आपको वापस वो लिप्स ड्राई लगेंगे. इनफैक्ट आप रोज रात को अगर कोकोनट ऑयल या कोई भी बॉडी बटर भी लगाते, पेट्रोलियम जेली भी लगाते लिप्स को, तो भी अच्छा फर्क रहता है. हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, एज आई सेड कि कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी. अलॉन्ग विद दैट
बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं पीना है। जो लोग बहुत गरम गरम चाय पीते हैं उन लोगों के भी ओठ बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि जितना गर्म आप पानी पीते हैं तो उतना वहां पर का मॉइस्चर खींचा जाता है और ओठ जल्दी मतलब आपके जो लिप्स है वो ड्राई हो जाते हैं। स्मोकिंग से लिप्स खराब होते हैं, ये तो सभी को पता है। अनदर थिंग, स्किन जब लिप्स की बहुत खराब हो जाती है तो उसको एक्सफोलिएट करना है, बट जेंटली करना है। हफ्ते में 1 या 2 बार करेंगे तो भी चलेगा, सो दैट कि आप जो लिप बाम लगा रहे हैं वो लिप के रिक्वायर्ड एरिया पे लगे, नहीं तो वो डेड स्किन पे ही लग जाएगा। तो एक्सफोलिएशन करना लिप्स के लिए जरूरी है। लिप्स के बाद जितना हम लोग केयर लिप की लेते हैं उससे सबसे कम केयर जो है वो हील्स की ली जाती है। इनफैक्ट आपके पैरों की जो एरिया है, इट इज द मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट ऑफ योर बॉडी। हिल्स के तरफ तभी ध्यान दिया जाता है जब हिल्स फट जाती है और हमें चलना नहीं होता, चलते समय दर्द होता है, तब हम लोग ध्यान देते हैं अरे पैर की एड़िया तो फट गई है। कभी कभी इतनी फट जाती है कि उसमें से खून भी आ सकता है। तो अगर क्रैक हील्स को अगर आपको प्रिवेंट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एटलीस्ट 15 दिन में एक बार तो पैरों को थोड़ा सा शैम्पू है या फिर सोप वाटर है, माइल्ड सोप और गर्म पानी उसमें भिगोइए, ताकि वो वहां पर की स्किन जो बहुत सख्त रहती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। जेंटली एक्सफोलिएट कीजिए। क्रीम डेली इस्तेमाल करना है। रात को सोते समय अगर आप सॉक्स पहनेंगे तो भी अच्छा रहता है, क्योंकि जनरली जो हवा रहती है वो पैर पे लगती रहती है और पैर की स्किन और ड्राई होती रहती है। तो एट द नाइट टाइम आप सॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गया इन जनरल स्किन के जो प्रॉब्लम्स थे वो। इन जनरली हम लोगों ने स्किन के बारे में क्या देखा, तो आपको खाना नेचुरल खाना खाना है, कोई भी प्रिजर्वेटिव वाला खाना नहीं खाना है, हाइड्रेशन अच्छे से रखना है, यू शुड टेक अ प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप मीन्स इट इज नॉट 6 आवर्स या 8 आवर्स, ऐसी स्लीप जो आपके स्किन पर अच्छा ग्लो दे। सुबह उठने के बाद फ्रेश लगना, चेहरा फ्रेश लगना, यानी कि आपने पूरी आवश्यक नींद ले ली है। आपके माइंड को आपको फ्रेश रखना है। माइंड फ्रेश रखने के लिए योगासन, मेडिटेशन इज द बेस्ट की। देन व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन, तो स्किन प्रोडक्ट्स में नेचुरल जो भी हर्बल प्रोडक्ट्स है उनका इस्तेमाल कीजिए। यू कैन यूज नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन और हर्बल मेडिसिन अवेलेबल। एंड सेकेंड मोस्ट थिंग, ऋतुचर्या मतलब सीजन के हिसाब से भी आपको स्किन केयर में चेंजेस करने हैं। जैसे अगर समर सीजन है तो बहुत ज्यादा धूप है तो यू शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सनलाइट। आयुर्वेद में भी बताया गया है कि जब आप गर्मी में बाहर निकल रहे हैं तो छाता लीजिए, आपकी स्किन को कवर कीजिए, ताकि जो हार्मफुल रेज है उससे आपकी स्किन को प्रिवेंट कर सके। सनस्क्रीन यूज करना है तो SPF 30 से ज्यादा यूज करना है। एंड ऑलवेज एज आई से टू लिटिल या टू मोर, कितना इस्तेमाल करना है। तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट रहता है कि उसको इस्तेमाल करना है, बिकॉज अगर आप टू लिटिल यूज करें इट इज नॉट गोइंग टू गिव एनी रिजल्ट। अगर आप टू मोर यूज तो स्किन पर एक लेयर बन जाएगी, कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो आपके स्किन को अप्लाई तो करना है, लेकिन वो इस तरह से कि वो स्किन के डीप जाए और स्किन पर बहुत ज्यादा ऊपर ही ऊपर ना रहे। देन समर सीजन में हाइड्रेशन बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। एट दैट समर सीजन आप नारियल का पानी है या छाछ है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। छाछ बहुत ज्यादा खट्टी ना हो इसका ध्यान रखिए। मॉइस्चराइजर यूज ना करें, क्योंकि समर सीजन में ऑलरेडी स्किन बहुत ज्यादा स्वेटी रहती है, तो मॉइस्चराइजर से जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप एलोवेरा जैसे जेल इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट के लिए एलोवेरा या खस है उसका आप इस्तेमाल कीजिए। इनफैक्ट सैंडलवुड का पाउडर जो रहता है उसका आप पेस्ट चेहरे पे लगा सकते हैं एज अ फेस मास्क, हफ्ते में 1 या 2 बार। टोनर के लिए आप गुलाब पानी इस्तेमाल कीजिए। मेकअप कम से कम हो, इनफैक्ट ना करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो मेकअप से वापस वो पोर सब प्लग हो जाएंगे और आपको। देन कम्स योर रेनी सीजन। रेनी सीजन में मॉइस्चराइजर अवॉइड कीजिए। इंस्टेड यू शुड यूज उद्वर्तन या बॉडी स्क्रब। इंस्टेड यू शुड यूज बॉडी स्क्रब। एलोवेरा का इस्तेमाल करना है, नीम का इस्तेमाल करना है। आपके बाथिंग सोप में और आपके बाथिंग वाटर में आप नीम के पत्ते यूज कीजिए। अभ्यंग करना है, अभ्यंग का मतलब चेहरे पर पूरे शरीर पर ऑयल एप्लीकेशन करना है। विंटर सीजन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट केयर है कि आपको ड्राइनेस से बचना है, तो अभ्यंग पूरे शरीर पर करना है। और बॉडी बटर अगर आप यूज करें तो यूज लिबरल अमाउंट, इतना सा नहीं, अच्छे से लगाइए क्योंकि वो ड्राई होने वाली है। तो जितना आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे उतना वो बॉडी सोक करने वाली है। स्पेशली टेक केयर ऑफ योर लिप्स एंड हिल्स इन विंटर सीजन, क्योंकि उसमें तो वो ड्राई होने वाले हैं। तो विद दैट सेशन अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है
तो ऑलवेज सीक अ प्रॉपर आयुर्वेदिक कंसल्टेशन फॉर योर ट्रीटमेंट्स। इसमें आयुर्वेद में मुखलेपम करके एक ट्रीटमेंट बताई गई है। मुखलेपम इज अ ट्रीटमेंट स्पेशली फॉर स्किन, जिसमें चेहरे के ऊपर कुछ विशिष्ट औषधियां रहती है, रक्तचंदन है, मंजिष्ठा है, सारीवा, इनके दूध या गुलाब पानी में मिक्स करके लेप लगाए जाते हैं। इससे एक्सफोलिएशन भी अच्छा होता है, स्किन को नरिशमेंट भी मिलती है। तो ये मुखलेपम जरूर करना है। नस्य है, जलौका है, मुख अभ्यंग है, शिरोधारा है, इन सभी पंचोकर्मों का कुछ विशिष्ट व्याधियों में, कुछ विशिष्ट डिसीजेस में अच्छा प्रयोग रहता है। ये बड़े से आपको आपके नजदीकी वैद्य से पूछ के करना पड़ेगा। विद दैट नोट हम हमारे लास्ट सेशन पे आ गए हैं, दैट इज थैंक यू सेशन। एंड एज आई प्रॉमिस्ड कि एक छोटी सी टिप मैं आपको देने वाली हूँ आयुर्वेद के हिसाब से, एंड दैट टिप इज रिलेटेड टू आयुर्वेदिक फेशियल। यस, यू हर्ड इट वेरी वेल। आयुर्वेदिक फेशियल जो आप घर के घर में कर सकते हैं। तो फेशियल में फर्स्ट टिप रहती है क्लिनजिंग। तो क्लिनजिंग के लिए क्लिनजिंग मिल्क के अलावा आप ककड़ी जो रहती है उसका इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आपका चेहरा क्लीन हो जाए। उसके बाद स्क्रबिंग के लिए यूज पपाया का पल्प। पपाया पल्प इज अ गुड एक्सफोलिएटर, उससे आपकी स्किन जो है उसकी डेड स्किन निकल जाती है। देन जब आपकी वात स्किन है तो यू गो फॉर अ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के लिए अभ्यंग तेल, चंदन बलालाक्षद या कुमकुमादि तेल, इसका इस्तेमाल कीजिए। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कफ प्रकृति, तो जिसमें आपको ऑयल नहीं इस्तेमाल करना, तो इन दैट केस यूज एलोवेरा जेल। टोनर के लिए रोज वाटर इज द बेस्ट टोनर। फेस पैक के लिए मसूर दाल जो रहती है उसकी पेस्ट को अगर आप इस्तेमाल करते हैं दूध के साथ, तो वो बहुत अच्छा फेस पैक रहता है। या तो फिर आपकी मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल। तो इसके साथ आप घर के घर में एक बहुत अच्छा फेशियल ले सकते हैं, कोई भी केमिकल की जरूरत नहीं। एंड माइंड यू, ये सभी के लिए चल सकता है, मेल फीमेल एनी एज ग्रुप। तो विद दैट नोट आज का स्किन केयर विद आयुर्वेद ये टॉपिक मेरी तरफ से एंड होता है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए। हम लोग हमारा क्वेश्चन आंसर चालू करते हैं। सो आई